फॉर्म में बिजनेस करना चाहें तो हमारे पास तरीके हैं कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, और साथ ही हमारे पास ये भी तरीका है कि हम अपने स्तर पर किसी भी तरह से कोई भी एसोसिएशन बनाकर विदाउट रजिस्टरिंग हम बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। कंपनीज पर इस समय जो लॉ एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2013। हमारा जो कंपनी लॉ का सिलेबस है उस सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपनी से रिलेटेड डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, कंपनी में मेंबरशिप किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है, कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर एटसेट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कंपनी की मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, कंपनी की जनरल मीटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपनी बोरोइंग किस तरीके से करती है, कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो किस तरह से इशू होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कंपनी का वाइंडिंग अप किस तरीके से होता है। इन सारी चीजों को हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कवर किया गया है। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने है डेफिनेशन ऑफ कंपनी या मीनिंग ऑफ कंपनी। किसी भी लीगल एस्पेक्ट में जब हम किसी भी वर्ड को देखते हैं तो सबसे पहले लॉ का जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो उसके बारे में क्या कहता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई हो या उससे पहले के किसी लॉ में बनाई गई हो। अब उससे पहले का लॉ मतलब क्या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी लॉ था? बिल्कुल थे। रिसेंटली आपने कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2013 में उसे रिपील करके नया एक्ट बना जो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी डिफरेंट लॉज थे और वो एक कंपनी ही तो थी जिसने इंडिया पर लगभग 150-200 साल तक राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनीज की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी की ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, ये केवल हमें ये बताती है कि कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो, या उससे पहले के किसी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हो। लेकिन इससे हमें यह समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि कंपनी क्या है। चीफ जस्टिस मार्शल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने डिफाइन किया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी पर्सन है, लेकिन किस तरह का पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। कंपनी इंटेंजिबल है, यानी हम इसको टच नहीं कर सकते। एंड इट इज जस्ट ए क्रिएशन ऑफ लॉ।
और ये तो केवल लॉ का एक क्रिएशन है, ये बताया चीफ जस्टिस मार्शल ने। इसी तरह से एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है, जो है प्रोफेसर हेने की। प्रोफेसर हेने ने कंपनी को डिफाइन करते हुए कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी की कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है, और कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, यानी अपनी खुद की एक मोहर होती है। एक नॉर्मल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन जब किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर ऑथेंटिकेट करेगा तो उसका तरीका है वो सिग्नेचर करता है। बट कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, कंपनी इज ए लीगल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन साइन तो नहीं कर सकता, तो वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा? कॉमन सील लगाकर, अपनी खुद की मोहर लगा के, जो एक डिस्टिंग्विश्ड मेटल स्टैंप होता है। ये तीनों डेफिनेशन समझ लेने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है। पुराने समय में रोम में जो बिजनेसमैन होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो साथ में बैठकर जब खाना खाते थे तो इसे कहा जाता था कंपनी। कंपनी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। देयर आर टू लैटिन वर्ड्स, दे आर कॉम प्लस पनिस। कॉम मीन्स ब्रेड, पनिस मीन्स टू हैव टुगेदर, यानी साथ में मिलकर खाना खाना। लेकिन क्या इसका रियल मीनिंग है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का ये रियल मीनिंग नहीं है, ये लिटरल मीनिंग है साथ में मिलकर खाना खाना, जहां से ये वर्ड आता है। तो ये कंपनी की मीनिंग है। इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड होता है और इसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है। कंपनी की डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। तो कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसी के बेसिस पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स तक जाएंगे, हम विशेषताओं तक जाएंगे। कंपनी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कंपनी की पहली विशेषता है, इट इज ए रजिस्टर्ड वॉलेंटरी एसोसिएशन। कंपनी एक रजिस्टर्ड वॉलेंटरी एसोसिएशन है। इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पहले के किसी लॉ में। दूसरा, ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ये अपनी इच्छा से साथ में आए हुए लोगों का एक समूह है जो कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अब करा रहे हैं प्रेजेंट में, या पहले करा चुके हैं पुरानी कंपनी लॉ में। इस एसोसिएशन में, इस वॉलेंटरी एसोसिएशन में कितने लोग हों? अगर आप कंपनी बनाएं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज इंडिया में। फर्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 से ही हमारे सामने आया है। कोई अकेला इंसान भी कंपनी बना सकता है। ऐसी कंपनी में केवल एक मेंबर होता है। क्या कहते हैं इसे? 1 पर्सन कंपनी, या इन शॉर्ट इसे कहते हैं ओपीसी। दूसरा टाइप प्राइवेट कंपनी, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। थर्ड टाइप है पब्लिक कंपनी, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से रजिस्टर्ड वॉलेंटरी एसोसिएशन है कंपनी, जिसमें इतने रिक्वायर्ड मेंबर्स होते हैं जितने कि अभी मैंने आपको बताए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन तो है,
व्यक्ति तो है बट नेचुरल नहीं है हमारी तरह, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज इनविजिबल, कंपनी दिखाई नहीं देती। आपको कंपनी की बिल्डिंग दिखाई दे सकती है, कंपनी के मैनेजमेंट के लोग दिखाई दे सकते हैं, बट कंपनी दिखाई नहीं देगी। इट इज इंटेंजिबल, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इट नाइदर टेक्स बर्थ नॉर इट डाइज, ये ना तो जन्म लेती है ना ही इसकी मृत्यु होती है। तो ये अजर है, ये अमर है, ये आत्मा की तरह है। जैसे कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना वो मरती है, कंपनी भी उसी तरह से ना पैदा होती है और ना ही मरती है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके पास वो सभी लीगल राइट्स हैं, वो सभी कानूनी अधिकार हैं जो कि एक पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास होते हैं, भले ही ये ना पैदा होती है और ना ही मरती है। इसीलिए हम कंपनी को नेचुरल पर्सन नहीं मानते, क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज हैविंग इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की अपनी खुद की अलग सेपरेट प्रॉपर्टी है। कंपनी के मेंबर्स क्या ये क्लेम कर सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स क्या ये क्लेम कर सकते हैं दैट दे आर को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी? नो, दे कैन नॉट। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है और कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम पर हैं वो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी, ना कि कंपनी के मेंबर्स की। ये कई बार हुआ है, डिफरेंट केसेस में हुआ है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने, कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी की प्रॉपर्टीज पर ओनरशिप क्लेम की, बट कोर्ट ने कहा मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर नॉट को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपनी। वो कंपनी की प्रॉपर्टी के को ओनर नहीं है क्योंकि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी की ओनर खुद है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का है, इट इज हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है, इसका अपना अलग अस्तित्व है, इसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है। ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल आगे जाके हम बहुत डिटेल में वेरियस केस लॉज के साथ पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं एक लीडिंग केस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पर, इसे समझने के लिए है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ, एक जूतों का व्यापारी था, एक शू मर्चेंट था, उसने एक कंपनी बनाई। वो खुद और उसके परिवार के लोग कंपनी के मैनेजमेंट में थे और मेंबर्स थे। कंपनी को उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी। कंपनी ने उसको डिबेंचर, शेयर्स और कैश पेमेंट किया। बट जब कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने क्लेम किया कि पहले पैसा हमको दिया जाए, क्योंकि सोलोमन और ये कंपनी तो एक ही हैं, क्योंकि इसी पर्सन ने कंपनी बनाई है, दोनों को अलग अलग ना माना जाए। बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, लॉर्ड मैकनॉटन ने डिसाइड किया कि पहले पैसा एक सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी सैलोमन को ही मिलेगा, बिकॉज कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, क्योंकि कंपनी का अलग अस्तित्व होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आगे डिटेल में भी आएगी। इसे कॉर्पोरेट विल भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट विल मतलब व्यापारिक पर्दा, कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक व्यापारिक पर्दा है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है, इट इज हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है। परपीचुअल सक्सेशन या शाश्वत उत्तराधिकार क्या है? ब्रिटेन में यह कहावत है, किंग नेवर डाइज, राजा कभी नहीं मरता। बताइए ऐसा क्यों कहते हैं?
ऐसा इसलिए कहते हैं कि राजा के पोस्ट पर जो है या रानी जो है वो अगर मर भी गई तो जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी होती है वो वहां पर किंग या क्वीन बन जाते हैं। क्या राजा कभी मरता है? नहीं। वैसे ही कंपनी है, कंपनी का भी परपीचुअल सक्सेशन है, शाश्वत उत्तराधिकार है। भले ही कंपनी के सारे मेंबर्स मर जाएं तो भी कंपनी नहीं मरती। कंपनी अजर है, अमर है, बिकॉज कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। इस बारे में प्रोफेसर गॉवर नाम के एक जूरिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि एक शहर में एक कंपनी की जनरल मीटिंग चल रही थी। जनरल मीटिंग का मतलब कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग। तो उस मीटिंग के समय हाइड्रोजन बॉम्ब डाल दिया गया उस शहर पर और कंपनी के सारे मेंबर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बट फिर भी एक इंसान बच गया। इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट किल दैट पर्सन। हु इज दैट पर्सन? वो है कंपनी। बिकॉज कंपनी के सारे मेंबर्स मर भी जाएं तो कंपनी नहीं मरेगी, नए लोग मेंबर्स बन जाएंगे। क्या बोलते हैं इसे? परपीचुअल सक्सेशन। एक और एग्जाम्पल दिया प्रोफेसर ब्लैकस्टोन नाम के जूरिस्ट ने। प्रोफेसर ब्लैकस्टोन ने कहा कि कंपनी इज जस्ट लाइक ए रिवर। कंपनी तो नदी की तरह है, रिवर की तरह। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या कंपनी नदियों की तरह पवित्र है? जैसे गंगा और यमुना नदी को हम पवित्र मानते हैं, क्या उतनी पवित्र है इसलिए कहा? नहीं। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, हर बार नया पानी आता रहता है, वैसे ही कंपनी में मेंबर्स बदलते रहते हैं। बट क्या कंपनी बदल जाती है? क्या हम कंपनी को कहेंगे कंपनी 2013, कंपनी 2014, कंपनी 2020? नहीं। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, बट कंपनी गोज फॉर एवर। क्या बोलते हैं इसे? परपीचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है कॉमन सील। कंपनी की अपनी खुद की एक मेटल सील होती है। कंपनी की तरफ से जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होंगे उसमें कंपनी की एक कॉमन सील यूज होती है। साथ ही कंपनी के 2 डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी या मैनेजर उस पर सिग्नेचर करते हैं। बट ये कॉमन सील का जो प्रोविजन है, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये मैंडेटरी था कंपनीज के लिए कि वो कॉमन सील यूज करें। बट after the Companies Act 2013, now it is not mandatory for every company to use its common seal. कंपनी कॉमन सील यूज करने के बजाय कंपनी के किन्हीं 2 डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर और साथ में मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी इस पर कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है इट कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है एक ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे हम और आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, बेच सकती है। किसी भी तरह के लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर हो सकती है, बिकॉज इट हैज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और या आप आगे पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजन है, there are 3 capacities to enter into contract. First, major; second, sound mind; and third, not disqualified by law. तो क्या कंपनी एक पर्सन है? यस, कंपनी इज ए पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन बट आर्टिफिशियल पर्सन, एंड इट हैज कैपेसिटी टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी शेयर अलॉट करती हैं, कंपनी प्रॉपर्टीज परचेज करती हैं, कंपनी लोगों को अपॉइंटमेंट्स देती है, एम्प्लॉयज रखती है कंपनी, कंपनी रेंट पर प्रॉपर्टीज लेती है। ठीक है। नेक्स्ट कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपनी की शेयर कैपिटल।
कैपिटल जो है कंपनी की, दैट इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जो कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और वो किसके पास होते हैं? शेयर होल्डर्स के पास। Every company has share capital, but there are two types of companies which need not have share capital. One is company limited by guarantee, and second is unlimited company. They need not have share capital. आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इन चीजों को। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की, मेंबर्स ऑफ कंपनी आर हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। मैं आपको बता दूं कि कंपनी बनाने का जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ये भी है कि कंपनी में मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हैं तो मेंबर्स की, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। यानी अगर डेट्स रिकवर नहीं हो पा रहे असेट से बिजनेस के, तो आपसे पर्सनल रिकवरी हो सकती है, बट कंपनी में ऐसा नहीं किया जा सकता। कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब जितने अमाउंट के शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए हैं उसका जो अनपेड अमाउंट है उतने अमाउंट तक आपसे रिकवरी हो सकती है। और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब जितना अमाउंट ऑफ गारंटी मेंबर्स का लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उतने अमाउंट तक मेंबर्स से रिकवरी हो सकती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। 10th कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है, इट एक्ट्स थ्रू इट्स मैनेजमेंट टीम। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकती। कंपनी के लिए सारे काम कौन करेगा? कंपनी की एक मैनेजमेंट टीम होती है जिसमें शामिल हैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर एटसेट्रा। ये सभी लोग कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स। मैं अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और मैं अपना शेयर किसी और को, फर्म में अपना जो शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहूं तो क्या मैं इजीली कर सकता हूं? नो, आई कैन नॉट। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना शेयर किसी और पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट कंपनीज एक्ट में अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना इजी है। शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। लाइक मेरे पास जो शेयर है कंपनी के, वो अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूं तो इजीली मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। मेरे को बाकी के मेंबर्स की जो कंसेंट है वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन हां, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी में अगर आप अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहो तो प्राइवेट कंपनीज में रिक्वायरमेंट है कि आप अपने मैनेजर, जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं या मेंबर्स हैं, उन्हीं को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज ट्रीटेड एज इट्स रेजिडेंस। देखिए, हर नेचुरल पर्सन का एक रेजिडेंस होता है, कंपनी का भी रेजिडेंस होता है। कंपनी भी एक पर्सन है तो उसको भी रेजिडेंस चाहिए, निवास स्थान चाहिए। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस उसका रेजिडेंस माना जाता है। किसी भी पर्सन को अगर आपको स्यू करना है, उसके खिलाफ सूट फाइल करना है, तो आप कहां सूट फाइल कर सकते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड कहता है जहां उसका रेजिडेंस है या जहां उसका बिजनेस प्लेस है। तो कंपनी का रेजिडेंस किसको मानेंगे? अगर कंपनी को हमको स्यू करना है तो कहां करेंगे? जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है।
कंपनी के साथ जितने भी कम्युनिकेशंस होंगी, डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, भेजना है, कहां भेजेंगे आप? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। लेकिन सूट फाइल करने के मामले में, कंपनी के खिलाफ केस फाइल करने के मामले में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो जरूरी नहीं है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही केस फाइल किया जाए। उनमें से एक एक्सेप्शन है, अगर आप इनकम टैक्स मैटर्स में कंपनी के खिलाफ क्लेम करना चाहें तो आप हर उस जगह क्लेम कर सकते हैं जहां की वायलेशन हुआ है, भले ही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पर भी हो। दूसरा, जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जैसे कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड के केस में आप हर उस जगह कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जहां कंपनी बिजनेस कर रही है या जहां आपके साथ फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। कंपनी नागरिक नहीं। एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंडियन सिटीजन है? नो, वी कैन नॉट से दैट। व्हाई? इसलिए क्योंकि ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बिकम सिटीजन ऑफ ए कंट्री। केवल एक नेचुरल पर्सन ही सिटीजन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, तो क्या कोई कंपनी फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकती है, लाइक राइट टू इक्वालिटी? तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वेरियस डिसीजंस है, जिनमें डिसाइड किया गया कि कंपनी के जो मेंबर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर वो इंडियन सिटीजन्स हैं तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को कंपनी के थ्रू भी एनफोर्स कर सकते हैं। यानी कंपनी अगर क्लेम कर रही है फंडामेंटल राइट्स, तो क्योंकि उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उन्हें वो फंडामेंटल राइट्स क्लेम करने का राइट मिलेगा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है, क्या कंपनी एनिमी मानी जा सकती है? क्या कंपनी को एनिमी कैरेक्टर माना जा सकता है? जब कंपनी एनिमी होगी तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कंपनी को हम सिटीजन मान रहे हैं। एलियन एनिमी का जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री। तो जब आप कंपनी को सिटीजन मान ही नहीं रहे, अभी आपने पिछले कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा कि साहब कंपनी सिटीजन होती नहीं है, तो जब कंपनी सिटीजन होती नहीं है तो आप उसको एनिमी कैसे मान सकते हो? नहीं मानना चाहिए ना, लेकिन माना जा सकता है। और एक लीडिंग केस है जिसमें क्वेश्चन जो है उसको आंसर किया गया। केस का नाम था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इस केस में डिसाइड किया गया कि अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी एलियन एनिमी है, एनिमी कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो उस कंपनी को भी एनिमी कैरेक्टर माना जा सकता है। तो ये 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंपनी की पढ़ी और आज हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा। काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे जाके कंपनी लॉ में हम डिटेल में डिफरेंट प्रोविजंस के रूप में पढ़ेंगे। थैंक यू।